पहला सवाल से ही मैं चालू करता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे कई साल पहले, स्पेशली कोविड से पहले हम बोलते थे ना कि अब एक नया दौर आ चुका है, 21वीं सदी है और यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी। जैसे वॉर के लिए बोलते थे कि अब काहे की वॉर, अब वॉर नहीं, अब नेशंस जो हैं बहुत ही मैच्योर हो चुकी हैं, डेमोक्रेसीज़ बहुत मैच्योर हो चुकी हैं, तो इस समय युद्ध नहीं हो सकते, वॉर नहीं हो सकती। बहुत साल मतलब पहले हम लोग सुनते थे। लेकिन स्पेशली पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट वो चलती ही जा रही है। तो वो जो हमको लग रहा था कि हम एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, और स्पेशली चूंकि न्यूक्लियर हैं सब हर कंट्रीज के पास, तो वॉर नहीं होगी। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में बात करनी है आज, कि इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो हम देख रहे हैं, तो एक हमारी स्पेशली जो मैं जिस एज से हूँ, तो मैं बचपन का ऐसा कुछ वॉर विजुअल इतने मैंने नहीं देखे, लेकिन आप देख रहे हैं तो अभी इंटरनेट पे या फिर हर जगह पे एक वॉर विजुअल्स को हम देखने लगे कि इधर से ड्रोन आ रहा है, उधर से ड्रोन आ रहा है, यहाँ से लाइटिंग हो रही है, आसमान हो रहा है। तो ये बड़ा ही एक अनयूजुअल वर्ल्ड के अंदर हम एंटर कर गए। तो आप इन पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया अनुराग। मैं अगर अभी की बात करूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। कि ऐसा बोला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से काफ़ी अलग होगी, और उसमें जो युद्ध जिस ढंग के हो रहे थे उस समय में, कोल्ड वॉर के समय या उससे पहले भी, तो वर्ल्ड वॉर इत्यादि की बात करूँ, तो यह बताया जा रहा था कि अब का वर्ल्ड अलग होगा। और उसी समय एक कुछ लेखक हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी फुकुयामा इत्यादि की अगर मैं बात करूँ, वो ऐसी बात करते हैं कि अब एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का जो समय है वो खत्म हो गया है, और अब लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो है यह डोमिनेट करेगा, जिसमें लोग विकास का कॉपरेशन इत्यादि की बात करेंगे। लेकिन वह अब गलत साबित हो रहा है अभी। उसका एक सबसे प्रमुख कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन था, वह अभी पूरी तरह से बिखर रहा है। अमेरिका शक्तिशाली था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दूसरी शक्तियाँ शक्तिशाली हो रही है। जैसे कि मैं चीन की बात करूँ, तो चीन अभी के समय में लगभग 60 से 70% जो अमेरिकन जीडीपी है उसके आस-पास हो चुका है। मैं मिलिटरीली पावर बात करूँ, तो वह काफ़ी पावरफुल हो चुका है। और हुआ यह है कि जो शक्ति संतुलन को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो शक्तियाँ आपस में भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक तो अमेरिका खुद कमज़ोर हो गया है, यह ज़रूर है कि अमेरिका जो कर रहा है, अभी भी सबसे बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका खुद अभी कमज़ोर हो गया। अमेरिका की इतनी क्षमता नहीं है कि वह इज़राइल को रोक सके। अमेरिका की इतनी क्षमता नहीं है कि ईरान को पूरी तरह से अपनी डिप्लोमेसी या थ्रेट के माध्यम से रोक सके। यूरोपियन शक्तियाँ आप देखें कि बिल्कुल इग्नोर हो चुके हैं, उसको अमेरिका भी इग्नोर कर रहा है, और रूस भी दूसरी तरफ से इग्नोर कर रहा है। रूस का की भी जो शक्ति थी, वह भी अभी मजबूत नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में फँस गया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, ये काफ़ी प्रभावी होते जा रहे हैं, और अपने रीजन में वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये आपने देखा, और जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी जो हो रहे थे पश्चिमी देशों के माध्यम से, वह भी एक कारण है कि क्यों अलग-अलग जगहों में आप युद्ध देख तो रहे हैं। उसी से मेरा ये सवाल था कि जैसे दूर से कोई देखता है, एक लेमन, एक रीडर या ऑब्जर्वर, तो देखता है 2 देश लड़ रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, और इज़राइल और ईरान के पीछे भी बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो लड़ी जा रही हैं इस वॉर के थ्रू। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, तो इसको आप थोड़ा-सा अगर सिम्प्लीफाई करें हमारे लिसनर्स के लिए। जी, जी, अनुराग। तो मैं पहले तो बता दूँ कि हम लोग भारत में हम लोग मिडल ईस्ट को वेस्ट एशिया बोलते हैं, पश्चिम एशिया, क्योंकि हमारे लिए वो पश्चिम में है, हमारे लिए वो मिडल में नहीं है। तो पश्चिम एशिया का जो प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर दूसरे देशों की तुलना, जैसे रूस यूक्रेन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये युद्ध मुझे दिख रहा है। उसका कारण यह है अनुराग कि एक तो यह एक बहुत ही पुराना जो दोनों देशों के बीच में प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। वो 1979 के बाद जो इस्लामिक क्रांति होती है ईरान के बाद, उसके बाद से ही जो वहाँ पे जिस ढंग का पॉलिटिक्स इमर्ज किया, तो ईरान और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इतना पुराना है। उसके पहले वहाँ पे अमेरिका सपोर्टेड मोनार्की होता था, जिसको कि परिवर्तन करके जो खामेनी अयतुल्ला जो रेजिम है, वो वहाँ पे इस्लामिक क्रांति करते हैं और वो वहाँ पे आते हैं। तो और उसके बाद से आप बता दूँ कि ईरान को, ईरानियन जो रेजिम है, उसको ना तो इज़राइल रिकॉग्नाइज़ करता है और ना ही अमेरिका अभी भी रिकॉग्नाइज़ करता है। यह ज़रूर है कि वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन अभी भी उसके
जो रेजिम है उसको वो लेजिटिमेट नहीं मानते हैं और इज़राइल को भी एज़ अ स्टेट ईरान रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। तो यह बता दूँ और उसके बाद यह जो तो उसका एक कल्मिनेशन हो रहा है, उसका एक इतने दिनों से जो युद्ध हो रहा है तो अब वह भड़क रहा है क्योंकि अभी जो कंट्रोलिंग जो शक्तियाँ थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ थी वह काफ़ी कमज़ोर पड़ गई हैं और यह कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बहुत ज़्यादा है अनुराग क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे धर्म इन्वॉल्व है, यहाँ पे एनर्जी जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के ग्रोथ के लिए और पर्शियन गल्फ सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है उसके सप्लाई के लिए, तो वह उसमें इन्वॉल्व है। यह लड़ाई एक तरह से थियोक्रेसी जो कि धर्म का जो रूल होता है उसको थियोक्रेसी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसका और एक एग्रेसिव डेमोक्रेसी जो इज़राइल जिस ढंग से अपने आप को दिखा रहा है, तो उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है और इ इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट्स कितना इम्पोर्टेंट थ्रेट होता है, कि कहीं भी अगर इसमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं भी यूज़ होते हैं, तब भी कैटास्ट्रॉफी होने की संभावना होती है। इसलिए यह कठिन हो जाता है। यहाँ पे जो 2 कोशिशें हो रही है अभी इज़राइल के द्वारा, वह कोशिश यह है कि वहाँ पे पहला तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको कैसे बंद किया जाए और दूसरा यह है उनको इज़राइल को लगता है कि यह जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और ईरान को आप तब तक कमज़ोर नहीं कर सकते, जब तक कि वहाँ के रेजिम यानी कि अयतुल्ला अली ख़ामेनी की जो रेजिम है, जो धर्म से प्रभावित शिया रूल है, आप जानते ही हैं ईरान का जो स्टेट है। तो जब तक उसको नहीं बदला जाएगा, तब तक उनको लगता है कि वहाँ पे ईरान की राजनीति को प्रभावित इज़राइल नहीं कर सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि पहले तो बात हुई थी कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो थे नतांज या फिर जो बुशहर इत्यादि और दूसरे जगहों पे भी इस्फ़ान इत्यादि, वहाँ पे हमले हुए। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं इनका जो प्रोग्राम है इज़राइल का वो प्रोग्राम नेतन्याहू का ख़ासकर केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को रोकने की कोशिश नहीं, हुआ तो शायद नेगोशिएशन के माध्यम से भी रोका जा सकता था। हो कठिन आप नेगोशिएशन के टर्म्स बनाते तब भी रोका जा सकता था। लेकिन ईरान की राजनीति को कंट्रोल करना है और अपने ज उनका जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसको बदलना है और वहाँ पे कोशिश यह होगी कि एक पपेट रेजिम को कैसे वहाँ पे स्थापित किया जाए। ईरान के बहुत सारे लोग हैं जो कि ईरान की जो भी सत्ता है उसका विरोध करते हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट में लाया जाए, उनको कैसे भड़काया जाए, तो ये सारी कोशिशें हो रही हैं अभी इज़राइल और अमेरिका के द्वारा। अमेरिका सीधा युद्ध में शामिल अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो वो शामिल होंगे और ईरान अगर किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन इत्यादि पे अगर अटैक करता है अमेरिका के तो वहाँ पे युद्ध होने की ये अमेरिका भी का भी इन्वॉल्व होना निश्चित है। लेकिन यह बता दूँ कि पूरी तरह से अमेरिका अभी भी इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, सारे वेपन्स दे रहे हैं, डिफेंस सिस्टम दे रहा है, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि पूरी मदद कर रहा है। केवल वह अपने ग्राउंड फोर्सेस को नहीं भेजना चाहता है। और यह भी मैं बता दूँ कि कई बार ज्योग्राफी को भी लोग नहीं समझते हैं, तो ईरान और इज़राइल में 1300 किलोमीटर का वहाँ पे गैप है और इन दोनों देशों के बीच ये दोनों कोई नेबरिंग कंट्री नहीं है। ये इन दोनों के बीच में 1300 किलोमीटर का गैप है। यानी कि आप दिल्ली से स्टार्ट करेंगे तो लगभग आपको झारखंड पहुँचना पड़ेगा या कलकत्ता से कम थोड़ा-सा मतलब चित्तरंजन का जो एरिया उतना दूर का अच्छा, जो गैप इतना दूर है। जी, इतना दूर है दोनों देश में। तो आप ऐसा नहीं है कि इंडिया-पाकिस्तान का बॉर्डर है या हाँ, भारत वही और कि वो तो लाहौर और दिल्ली तो बगल में है हाँ, बिल्कुल। कि आप अपने ग्राउंड फोर्स को और बीच में जो कंट्री हैं उसमें जैसे जॉर्डन, इराक, सीरिया इत्यादि जो है वो अलाउ नहीं करेंगे उनके ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे तो उनके साथ टैंक, आर्टिलरी इत्यादि भेजना पड़ेगा। तो कैसे आप वहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे? यह ज़रूर है कि अमेरिका का प्रभाव जॉर्डन में जैसे जॉर्डन एक बीच का देश है। तो वहाँ पे जॉर्डन की मदद माँगी जा सकती है अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो। या फिर अब सीरिया का जो रेजिम है वो इज़राइल को नहीं पसंद करता है। यह ज़रूर है कि वहाँ पे जो पहले का रेजिम था वो ईरान के फ़ेवर में था, लेकिन अभी का जो रेजिम है वह भी ऐसा नहीं है कि वो चूँकि आईएसआईएस इत्यादि एलिमेंट्स हैं उसमें तो वो इज़राइल को नहीं पसंद, तो वो भी अलाउ नहीं करेंगे। इराक में जो अभी रेजिम है वहाँ पे जो कंट्रोल उस पे अमेरिका का प्रभाव है लेकिन इराक में शिया का रेजिम है, शिया डोमिनेटेड रेजिम है, तो वह भी वहाँ पे इज़राइल को ग्राउंड फोर्सेस को नहीं अलाउ करेगा। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है और इज़राइल के लिए भी इतना आसान नहीं है। दोनों देश में काफ़ी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन इत्यादि के माध्यम से युद्ध चल रहा है और नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन इज़राइल का अभी जो डोमिनेंस है मिलिटरीली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास उनकी शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा है ईरान की तुलना में, ये सच है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया पूरी सिचुएशन को। तो जैसे यूएस का तो हम देख रहे हैं कि सॉरी इज़राइल का हम देख रहे हैं कि यूएस उसके पूरी
पूरे सपोर्ट में, अगर डायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है तो पूरी सपोर्ट में वेपन्स और उसके लिए। लेकिन ईरान के साथ में इनडायरेक्टली आपको क्या लगता है कि कौन-सी कंट्रीज़ हैं जो कि उनके बिहाफ़ पे लड़ रही हैं, जो कि ईरान को भी एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में रखता है एज़ कम्पेयर टू इज़राइल प्लस यूएसए? देखिए इज़राइल की शक्ति पूरी तरह से मैं बता दूँ कि अमेरिका पे निर्भर है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यूरोप वाल की शक्तियाँ उनको उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर रही कि जिस ढंग से गज़ा इत्यादि में अटैक किया, तो यूरोप भी में भी काफ़ी विभेद है इज़राइल को लेके, इज़राइल की पॉलिसी को ख़ासकर लेके, जिस ढंग से ह्यूमैनिटेरियन एड इत्यादि को नहीं आने दे रहा है। लेकिन अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है और आप जानते हैं कि अमेरिकन लॉबी की बात करूँ तो ज्यूइश लॉबी और जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन लॉबी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ईरान को एक खतरा के रूप में देखते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पे परिवर्तन हो। तो इज़राइल के साथ तो पूरी तरह से अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं ईरान की बात करूँ, तो ईरान के साथ जो स्टेट्स से ज़्यादा उनके जो प्रॉक्सी जो पावर्स हैं, जो रीजनल फोर्सेस हैं, वो काफ़ी उनके पास वो सारा उनके साथ है और उन्हीं के सपोर्ट पे सर्वाइव करते हैं। और जैसे यमन में हुतीज़ जो है वो अभी कुछ दिन पहले हुतीज़ के साथ हुती ने सीधा आपने देखा था कि इज़राइल पे मिसाइल भी दागे थे बहुत सारे और कुछ तो बहुत करीब जाके गिरे थे, जो बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है इज़राइल का इत्यादि। और दू एक तो हूती यमन का हुआ, उनके सपोर्ट में जो हिज़्बुल्लाह फोर्सेस हैं जिसको कि इज़राइल ने काफ़ी कमज़ोर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में है और तो वो इज़राइल के ऊपरी इलाके में आप देखेंगे कि वहाँ पे है, तो वो उनके साथ है। और हिज़्बुल्लाह के जो मिलिट्री लीडरशिप को उसके पेजर अटैक के माध्यम से आपने न्यूज़ सुना होगा कि कुछ दिन पहले उसको काफ़ी उसके इम्पोर्टेंट मिलिट्री लीडर्स को पेजर अटैक करवा के एक तरह से उसने काफ़ी लोगों को एलिमिनेट करवाया था, उनको मरवा दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ अभी तीसरी जो शक्ति है वो हमास की बात करूँ, तो हमास भी अभी हमास जो फ़ोर्सेस हैं जो गज़ा में अभी फाइट कर रहे थे, तो वह भी उनके साथ है। तो हूती हमास और हिज़्बुल्लाह ये जो ग्रुप्स हैं ये पूरी तरह से इनके साथ हैं। मैं ईरान के साथ है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट समझना अनुराग इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इज़राइल और ईरान की तुलना करते हैं, तो देखिए मिलिटरीली इज़राइल पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उसके सारे डिफेंस सिस्टम या सारा टेक्नोलॉजी अमेरिका प्रोवाइड करता है। लेकिन जो पॉपुलेशन की बात करूँ तो 10 गुना पॉपुलेशन है ईरान का। उसका लगभग 1 करोड़ के आस-पास पॉपुलेशन होगा, तो इसका 9 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है ईरान का। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतने बड़े पॉपुलेशन को आप कैसे मिसाइल के माध्यम से 1300 किलोमीटर से दूर से अटैक करेंगे? तो क्या आप शहरों को अटैक करेंगे? क्या आप सिविलियन को अटैक करेंगे जैसा कि आपने गज़ा में किया? तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है, दोनों में एसिमेट्री है, एक तरह से असंतुलन भी है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे और ईरान भी इतना कमज़ोर उस ढंग से नहीं है, क्योंकि ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसमें कि लगभग बोला जाता है कि 30% उसने तो प्रयोग कर लिया है और ऐसे मिसाइल्स हैं जिसको कि मुझे लगता है कि सारे मिसाइल्स को उनका जो आयरन डोम सिस्टम इत्यादि है, उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज़राइल का है जो कि अमेरिका ने दिया हुआ है, पैट्रियट मिसाइल उसमें कई बार यूज़ होता है। तो आयरन डोम है, स्लिंग है, एरो है जो कि उन जिसके माध्यम से कोई अगर मिसाइल बाहर से आता है या ड्रोन बाहर से आता है, तो आप जवाबी कार्रवाई करके उसको रोक देते हैं। तो उसके पास वो कैपेसिटी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी 10% मिसाइल है, वो तो गिर रहा है ना। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले इज़राइल के हॉस्पिटल्स पे गिर गए। आपने देखा कि और सबसे बड़ी दिक्कत यह है इज़राइल के साथ क्योंकि एक छोटा-सा देश है। उसका जो एरिया है वो मैं बता दूँ कि वो जो एरिया है वो बोला जाता है कि न्यू जर्सी का जो एरिया है उसके बराबर है। बस एक छोटा-सा स्टेट है, उसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है और सराउंडेड एक तरफ आप देख रहे हैं कि सराउंडेड ऊपर में आप देख रहे हैं कि लेबनान से हिज़्बुल्लाह वाले फोर्सेस हैं। दूसरी तरफ इराक का जो एरिया है वहाँ पे भी जो शिया पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो डोमिनेंट रेजिम है उसमें शिया एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, वो डोमिनेटिंग है वहाँ पे। और उसके अलावा फिर ईरान उसके सपोर्ट में हो जाता है और एक और मैं बात बता दूँ जो कि शायद पश्चिमी देश उस ढंग से नहीं समझते हैं, कि इज़राइल की पॉलिसी को लेके सारे इस्लामिक देश इज़राइल को पसंद नहीं करते हैं। और एक सेंटिमेंट है एक जो मुस्लिम देशों की बात करूँ, तो एक सेंटिमेंट है कि इज़राइल जो कर रहा है, जिस ढंग से इज़राइल ने पैलेस्टीन को दबाया है, उसको सप्रेस किया, उसके एरिया को ग्रेजुअली कैप्चर किया है, जिस ढंग से गज़ा में अभी निर्दोष लोगों की 50-55 हज़ार लोगों की जो जानें गई हैं, उसमें बच्चे और महिलाएँ ज़्यादा शामिल हैं। इस पॉलिसी के कारण ज़्यादातर मुस्लिम देश उनको इज़राइल को नहीं सपोर्ट करते हैं। यह ज़रूर है
कि अमेरिका के प्रभाव के कारण जॉर्डन जैसे बता दूँ, कतर जैसे बता दूँ, सऊदी अरब इत्यादि ये ईरान के विरुद्ध में युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन और अमेरिका के प्रभाव के कारण वो अभी न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन वो इज़राइल को इसका मतलब यह नहीं है कि वो इज़राइल को पसंद करते हैं। यह ज़रूर है कि वहाँ पे सुन्नी और शिया का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है पश्चिम एशिया के देशों वो काफ़ी प्रभावी है। इस कारण से मुस्लिम यूनिटी ऐसा देखने को आपको नहीं कभी नहीं मिलेगा। और जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, यूएई इत्यादि देश युद्ध को नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान को भी वो डोमिनेंट पावर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका भी खतरा बढ़ सकता है, खासकर सऊदी अरब इत्यादि। तो लेकिन जो पश्चिम इज़राइल का आपने बड़ा इन हाँ, सॉरी। जी, लेकिन पश्चिम एशिया की अगर राजनीति की बात करूँ, वहाँ पे जो क्षेत्रीय राजनीति है, उसमें ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सऊदी अरब क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। हालाँकि उसमें मैं बता दूँ उनकी अपनी सिक्योरिटी अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश करते हैं, नहीं तो उनकी अपनी सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं, उनकी मोनार्की के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए भी उनको अमेरिका के साथ रहना मजबूरी है। जॉर्डन में अमेरिकन फोर्सेज़ हैं, जॉर्डन का रेजिम भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा अगर अमेरिका वहाँ पे नहीं हो। कतर का तो आपने देखा कि किस ढंग से ट्रम्प को वहाँ के किंग ने एक विमान एयरप्लेन दिया उन्होंने। एयरप्लेन हुँ। ऑफर किया किस ढंग से। तो अब किस ढंग से अपीसमेंट पॉलिसी चलती है और इन सारे देशों के पैसे भी वहाँ पे लेना चाहता है अमेरिका। इन सारे देशों से उनके जो तेल है उसको भी लेना चाहता है और उनकी राजनीति को भी कंट्रोल करना चाहता है। तो आपने देखा कि सारी मोनार्की को क्यों सपोर्ट करता है? आखिर अगर आप बोलते हैं प्रजातंत्र आप लाना चाहते हैं पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ तो सारे मोनार्कीज़ हैं और काफ़ी रिजिड और स्ट्रॉन्ग थियोक्रेटिक मोनार्की के टाइप से यहाँ पे हैं और वुमेन के राइट्स की बात अमेरिका करेगा, पश्चिमी देश करेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा वुमेन राइट्स की अगर सप्रेशन होता है तो ऐसे मोनार्किकल देशों में होता है। लेकिन उसका विरोध कभी आप नहीं देखेंगे कि पश्चिमी देश ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि ये सारे देश पिछलक्कू देश हैं और ये अमेरिका की पॉलिसी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और तो वहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ पश्चिमी एशिया में टर्की एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि नाटो का मेंबर है, लेकिन वहाँ पे अपनी टर्किश ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। सऊदी अरब इम्पोर्टेंट हो जाता है। इज़राइल एक ज्यूइश स्टेट के रूप में उसको सारे देश खतरा लगता है और टर्की भी उसको खतरा लगता है, सऊदी अरब भी खतरा लगता है और ईरान तो लगता ही है। तो उनकी पॉलिसी वहाँ पे अलग है और ईरान। तो ये सारी शक्तियाँ हैं जो कि चूँकि इनमें आपस में बैलेंस नहीं है। कभी अमेरिका का जिसके पास सहयोग होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जब सहयोग घट जाता है तो वह कमज़ोर हो जाता है। तो ईरान और इज़राइल अभी इसलिए उसको टारगेट किए हुए हैं दोनों मिलके क्योंकि उनको लगता है कि अगर ईरान वहाँ से खत्म हो जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा रोड़ा जो है पश्चिम एशिया के डोमिनेंस में वह खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर एक ईरान सिविलाइज़ेशनल स्टेट भी तो है, मतलब ये कोई रैंडम कंट्री नहीं है जो रिसेंटली बनी हो। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत पुराना एक सिविलाइज़ेशनल स्टेट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते हैं ये जो मिडीवल पीरियड की बात करें या उससे पहले की बात करूँ, तो मिडीवल पीरियड में भी जब इस्लाम के आने के बाद प्रॉफ़िट के आने की बात की अगर मैं बात करूँ, तो जो पर्शियन एम्पायर है बहुत ही फ़ेमस एम्पायर होता था। विश्व की अगर शक्तियों की बात करूँ तो वहाँ पे पर्शियन एम्पायर का हमेशा काफ़ी लार्ज इन्फ्लुएंस होता था जिसमें कि वेस्ट पश्चिमी एशिया वाले ज़्यादातर क्षेत्र थे। पर्शियन एम्पायर, मुगल एम्पायर और उधर ऑटोमन एम्पायर इस ढंग के एम्पायर्स ही तो होते थे ना और उनका प्रभाव आपने देखा कि जो भारत में भी खलजी से लेके अभी सब लोग जो डरते थे कई बार तो पर्शियन एम्पायर को लेके काफ़ी डरते थे और तो पर्शियन एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली एम्पायर होता था। यह ज़रूर है कि उसका बाद में ब्रिटेन होता है, उसमें कैसे ब्रिटिश रोल प्ले करते हैं, बाद में अमेरिका भी उसमें रोल प्ले करता है। और वो कोई कंज़र्वेटिव थ्योक्रेसी नहीं होता था। ईरान की मैं बात करूँ तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले एक बहुत ही ओपन सोसाइटी होता था। लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से वहाँ पे वुमेन के राइट्स को काफ़ी कंट्रोल किया गया। सर्टेन एक जो धर्म के पे आधारित जो पॉलिटिक्स था उसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया। जो माइनॉरिटी के राइट्स होते थे वह उसको काफ़ी सप्रेस किया गया और मैं बताऊँ कि ईरान एक मल्टी एथनिक स्टेट है। लोगों को लगता है कि शिया सारे सही है। वहाँ पे अज़ेरीज़ जो पॉपुलेशन है वो लगभग 16% के आसपास है, वहाँ पे लुर पॉपुलेशन है, वहाँ पे बलूची पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़ोरास्ट्रियन इत्यादि बहुत सारे वहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। तो और उस उन उनमें आपस में डिवीज़न भी है। यह मान के नहीं चलें कि वो बिल्कुल यूनिफाइड एक सिंगल स्टेट है और जो कि सारे वहाँ के लोग जो हैं खामनेई इत्यादि को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह ज़रूर है कि लगभग 90% जो है वो शिया पॉपुलेशन है और 10% सुन्नी क्रिश्चियन इत्यादि जो सुन्नी प्राइमरी
लेकिन थोड़ा-सा कुछ पॉपुलेशन वहाँ के वो दूसरे बारे बहाई इत्यादि और क्रिश्चियन इत्यादि भी हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि एक मल्टी एथनिक स्टेट है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये पॉलिटी है, अभी यह ज़रूर है कि काफ़ी कंट्रोल और काफ़ी रेजिमेंट वहाँ का जो रेजिम है काफ़ी ऑथोरिटेरियन है, काफ़ी धर्म धर्म कंज़र्वेटिव जो एक धर्म आधारित जो राजनीति होती है, वह है। लेकिन एक सिविलाइज़ेशनल स्टेट है और मुझे लगता है कि इस ढंग की राजनीति जहाँ पे उसको वहाँ पे सिविलियन जिसमें डैमेज हो या वहाँ पे सिविलाइज़ेशन के नष्ट होने की संभावना होती है, इस ढंग की राजनीति को मुझे लगता है किसी भी देश को नहीं सपोर्ट करना चाहिए और इ इनकी जो नीति है जो एक रेजिम चेंज का जिसको बोला जाता है, सत्ता परिवर्तन करके अपना रेजिम बिठाने की। तो अनुराग मैं बताऊँ ऐसी कोशिश तो अमेरिका ने इराक में की थी। आज के टाइम पे इराक में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, वहाँ पे आईएस जैसे फोर्सेस मजबूत हो गए थे, आपने देखा। वहाँ पे जो दूसरे ग्रुप थे अल-कायदा इत्यादि वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे। अभी सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में वहाँ पे जिसको अल-कायदा और आईएसआईएस के फोर्सेस को आपने टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया था, वो वहाँ पे अभी सत्ता में आ गए। तालिबान इवन अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान। हुँ। अफ़गानिस्तान में अपने 22 साल के इतिहास में 2001 से 2022 के जब आपका वहाँ तक रहते हैं अमेरिकन फोर्सेस, तो लगभग 2 ट्रिलियन ज़्यादा 2 ट्रिलियन मतलब 2000 बिलियन से भी ज़्यादा आपने खर्च किए हैं और 2000 बिलियन डॉलर और 22 साल वहाँ पे रहने के बाद आपने किसको वहाँ पे सत्ता में लाया? तो तालिबान को। तो और अभी वहाँ पे क्या वुमेन्स राइट्स वो हैं या वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कमज़ोर हो गए। तो क्या होता है कि सत्ता परिवर्तन इस ढंग की जो कोशिश होती है और जहाँ पे ऑपोज़िशन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं होते हैं और ईरान में ऑपोज़िशन पार्टी नहीं है, आप जानते हैं कि वहाँ पे नहीं है। तो वैसे में क्या होगा जो इस ढंग के जो रैडिकल धर्म वाले ग्रुप्स हैं, ये पावरफुल होते हैं और ये सत्ता में आ जाते हैं और जो उससे काफ़ी नुकसान होता है वहाँ पे एक तो कि वहाँ पे वुमेन राइट्स काफ़ी सप्रेस होता है, टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं, रेडिकलिज़्म बढ़ने लगता है, रिफ्यूजी का बहुत बड़ा इश्यू बनता है और ये सारा इश्यू अगर वहाँ पे होगा, तो आप मान के चलें कि पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देश प्रभावित होंगे और वहाँ पे अमेरिका तो भाग के वापस चला जाएगा जैसा कि अफ़गानिस्तान से भाग के गया था। लेकिन हम तो नहीं भाग के जा सकते ना और अगर रेडिकलिज़्म की समस्या अगर हो रहा है हमारे देश में, तो उस कश्मीर से लेके आप ज बांग्लादेश से लेके नेपाल इत्यादि सारी जगहों पे, तो उसमें तो कहीं न कहीं इस ढंग की जो राजनीति है वो उसको प्रभावित करती है। तो इसलिए इसका सीधा प्रभाव हमारे देश पे ही पड़ेगा और हमें हुँ। इस केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया क्योंकि कई लोग बोलते हैं तो बहुत दूर देशों की लड़ाई है तो इसका इंडिया में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक तो आपने ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। दूसरा ये कि जियोग्राफिकली मैंने थोड़ा पढ़ा था कि ईरान की जो लोकेशन है वहाँ से वो ऑयल्स जो पास होते हैं तो वो रास्ता है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे वॉर होती है तो आपको दूसरी तरफ से ऑयल ले जाने पड़ेंगे बैरल्स। तो वो 40 या 50% और लंबा है तो इसकी वजह से सारे देशों में पेट्रोल महँगा हो सकता है या ऑयल महँगा हो सकता है। उसके अलावा भी इंडिया जैसे देश के अंदर ये तो इसका इम्पैक्ट तो होना है ही, लेकिन एक दूसरा इसका एस्पेक्ट वो भी है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो इज़राइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भारत इस वक़्त किस सिचुएशन में रहेगा कि किस इस वॉर के अंदर उनका स्टैंड क्या हो सकता है? 2 बातें, पहला तो मैं ये वाला सवाल कि भारत जो तेल वाली बात की थी, तो मैं बताऊँ कि जो हॉर्मुज़ का एरिया है, जहाँ से पर्शियन गल्फ का जो एरिया है, जहाँ से ज़्यादातर आपका तेल का आयात होता है। तो वो अगर बंद हो जाएगा, तो आपका जो आयात और निर्यात दोनों, हम वहाँ पे जैसे कि ईरान में टी का निर्यात करते थे या दूसरे देश आपको क्या लगता है हॉर्मुज़ का एरिया बंद होगा, तो उससे सारे जो शिपिंग वाले जो रीजन है, वहाँ पे पूरा प्रभावित होगा। तो आप इम्पोर्ट भी नहीं कर पाएँगे, एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएँगे। और यह मान के नहीं चलें कि केवल ईरान ही प्रभावित होगा, जो रिफ्यूजी का क्राइसिस होता है या वहाँ पे जो क्रॉस बॉम्बिंग होता है या अगर मान लीजिए कि उसमें रीजनल फोर्सेस हुतीज़ इत्यादि इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हुती तो सीधा बॉम्ब कर रहे थे। भारत के शिप पे भी आपने देखा कि उसको टारगेट करने की कोशिश हुई थी पहले। तो वैसे में मान के चलें कि वहाँ पे हॉर्मुज़ का एरिया वहाँ पे 20% वहाँ ग्लोबल जो एनर्जी का ट्रेड है तेल का ट्रेड है वो उस एरिया से होता है। तो उससे आपका तेल का दाम बढ़ जाएगा और आप जानते हैं कि जब अभी अमेरिका ने वैसे-वैसे देशों को टारगेट किया जैसे कि अभी रूस-यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से तेल का दाम बढ़ गया था क्योंकि वहाँ से तेल का निर्यात बंद हो गया था। और फिर भारत ने सैंक्शन को नहीं माना, फिर वहाँ से हम आयात करते रहे तेल का और लगभग 60 से 65 बिलियन डॉलर का लगभग हम वहाँ पे आयात कर रहे हैं।
रहे थे रूस के साथ और ये नई एक शुरुआत थी क्योंकि पहले हम इतना ज़्यादा तेल रूस से नहीं मँगाते थे और ईरान के साथ पहले ही सैंक्शन था, तो ईरान से तो हम तेल का आयात पहले ही नहीं करते थे। लेकिन जो दूसरे गल्फ़ के एरिया वहाँ से तो हम कर रहे थे ना, तो वैसे में अगर इम्पैक्ट होता तो हमारा प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएगा और जो प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत का फ़ोकस क्या है? भारत का फ़ोकस अभी है कि हम अपनी इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्ट्रॉन्ग करें, मेक इन इंडिया पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें और हम एक इंडस्ट्रियल पावर के रूप में इमर्ज करें। लेकिन अगर उसमें तेल ही बंद होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे वहाँ पे, क्योंकि इसके बिना तो इंडस्ट्री और या तेल का दाम ही बढ़ जाता है। मान लीजिए तेल का तो रुकेगा नहीं लेकिन तेल का दाम बढ़ जाता है, तो उससे सीधा आपका जीडीपी प्रभावित होता है। जो आपका प्राइस राइज़ होता है, फर्टिलाइज़र आना बंद हो जाएगा, तो आपका किसान जो फर्टिलाइज़र का दाम है, वह बढ़ जाएगा। तो इससे पूरी तरह से भारत की व्यवस्था प्रभावित होती है और दूसरा एक इम्पोर्टेंट और एक चीज़ बता दूँ अनुराग कि हमारे लगभग जितना इज़राइल का पॉपुलेशन है ना, लगभग 95 लाख के आसपास या 1 करोड़ से थोड़ा-सा कम पॉपुलेशन है। लगभग उतने ही लोग हमारे भारत के भारतीय मूल के लोग इन सारे गल्फ और जो वेस्ट एशिया के देश हैं, उसमें काम करते हैं। तो आप इमेजिन कितना बड़ा डायस्पोरिक पॉपुलेशन है हमारा। और आपको ये आप शायद आपको याद होगा कि जब पहला जब इराक युद्ध शुरू हुआ था, मैं 1991-92 की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का एक प्रमुख कारण ये था कि हमारे जो रेमिटेंसेस वहाँ पे आ रहे थे ना 19 क्योंकि हमारे जो वर्कर्स थे वो इराक वार के समय वापस आ गए थे। तो हमारा जो डॉलर रिज़र्व वहाँ से वो लोग भेज रहे थे तो वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद एक छोटी-सी हालाँकि वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और वह तुलना अभी उचित भी नहीं है। लेकिन मैं यह बता दूँ कि जो हमारे जो रेमिटेंसेस आते हैं वो बंद हो जाएँगे। हमारे वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं वो भाग के अभी वापस आ जाएँगे। अभी भारत भारत की सरकार ऑपरेशन सिंधु की बात कर रही है यानी कि जो इज़राइल में फँसे हुए हमारे लोग हैं या फिर जो ईरान से फँसे हुए लोग हैं उसमें कलकत्ता का प्रोफ़ेसर भी मैं फँसा हुआ है, मैं देख रहा था आज की न्यूज़ में। तो ये सारे लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो सारे वापस आना शुरू कर देंगे, जैसे युद्ध का दायरा बढ़ता है। तो हमारे लिए वहाँ पे फिर इन सारी वर्कर्स को आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे और हमारा जो एक सोर्स ऑफ इनकम था, वह भी कम हो जाएगा। तो यह समस्या और जहाँ तक हाँ, जहाँ तक भारत के को का जो की नीति की बात करूँ, तो भारत के संबंध आपने बिल्कुल सही बोला कि भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं। भारत के संबंध इज़राइल से भी अच्छे हैं। इज़राइल के साथ हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। जिसमें जिसमें हम वहाँ पे ड्रोन्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इम्पोर्ट भी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइल भारत को पूरी तरह से मदद करता है। लेकिन भारत की अपनी भी एक अपना भी एक जियो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है जिसमें कि पाकिस्तान बहुत बड़ा फैक्टर हमारे लिए खतरा ईरान नहीं रहा है। हमारे लिए खतरा तो पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान को पाकिस्तान पे प्रभाव डालने के लिए या पाकिस्तान को घेरने के लिए आपको ईरान के साथ हमारे संबंध ज़रूरी है। और आपने देखा कि पहले भी ईरान के साथ अ, हमने जैसे वहाँ पे चाबहार पोर्ट की बात की थी और चाबहार पोर्ट एक सक्सेसफुल पोर्ट है। पिछले बजट की भी मैं बात करूँ तो उसमें भी एक सैंक्शन अमाउंट है कि हम चाबहार पोर्ट को वहाँ पे किस ढंग से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और प्लान ये था कि चाबहार पोर्ट से सीधा हम जाएँगे वहाँ पे वो अफ़गानिस्तान में वहाँ पे अपने अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का रूल नहीं था तो वहाँ पे प्लान था कि वहाँ पे एक लिंक रेलवे बना के अफ़गानिस्तान में अपने गुड्स और सर्विसेज़ को इत्यादि को वहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का रेज़िम हो गया और उसके बाद हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे लेकिन ईरान का चाबहार पोर्ट एक्टिव है और हम तो यह भी प्लान कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि रूस से शुरू होता है और अज़रबैजान इत्यादि के रास्ते, ईरान के रास्ते फिर गल्फ के रास्ते, फिर बॉम्बे में जाके बॉम्बे, गुजरात इत्यादि में हम वहाँ से सीधा ट्रेड करने का अच्छा। प्लान था। और उसमें प्लान भारत ने यह भी रिक्वेस्ट किया था ईरान को कि हम जो चाबहार पोर्ट है उसको वहाँ पे जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब यह मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स थे ट्रेड के और काफ़ी इम्पोर्टेंट था ईरान और जो चाबहार पोर्ट है वो जो पाकिस्तान का गोदर पोर्ट है जिसको चीन ने बनाया है, उससे केवल 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ पे। तो वह स्ट्रैटेजिकली भी पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ईरान के साथ ट्रेडिशनली चूँकि शिया पॉपुलेशन है, शिया पॉपुलेशन हम जानते हैं कि भारत में काफ़ी ज़्यादा है, लखनऊ से लेके सारे जगहों पे वो पॉपुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस कारण से भी एक ऐतिहासिक संबंध हमारे पर्शियन गल्फ से रहे हैं। तो इन सारे कारणों से ईरान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे ईरान में वहाँ पे ख़ासकर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका नुकसान हो।
हम नहीं चाहते हैं कि जो वहाँ पे इस ढंग का कोई रेडिकल एलिमेंट आ जाए जिससे कि वहाँ पे और भी जो समस्या है, जो नेबरिंग कंट्री के लिए उसके लिए बढ़ जाए। क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद हमने नहीं देखा है कि मॉडरेट और डेमोक्रेसी किसी भी देश में आया हो। आप कोई भी उदाहरण पिछले 20-30 हुँ, साल है। तो वैसे में रैडिकल फ़ोर्सेस के आने की ज़्यादा संभावना होती है और तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। लेकिन भारत की जो नीति है अभी हम कंडेम ज़रूर करते हैं। अभी तो चूँकि इज़राइल के साथ भी संबंध है तो हम कंडेम भी उसके एक्शन को नहीं करते हैं। हम बात क्या करते हैं कि हम एक ऐसी बात करते हैं कि शांतिपूर्वक या डिप्लोमैटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी ना शांति की बात ईरान करने के लिए तैयार है और ना ही शांति की बात ईरान करना भी चाहे तो अमेरिका और इज़राइल नहीं चाहता है कि अभी हुँ, बात हो क्योंकि उनको लगता है कि अभी ईरान सबसे वीकेस्ट है। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पिछले 60 वर्षों में मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर अभी ईरान है और ईरान कमज़ोर क्यों है? क्योंकि सीरिया में जो उसके जो सपोर्टिंग बशर अल-असाद का रेजिम था वो डिक्लाइन कर गया। हमास कमज़ोर हो चुका है, हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो चुका है, हूती भी कमज़ोर है। हिज़बुल्लाह तो कमज़ोर हुँ। और सबसे जो उसके सपोर्टिंग सैंक्शंस भी पावर लगा दिए उन्होंने। सैंक्शंस भी है, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, रूस हुँ, अभी मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो अमेरिका और इज़राइल को लगता है कि यही मौका है, इज़राइल को दबा दिया जाए इज़राइल को कमज़ोर कर दिया जाए क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो उसी का फ़ायदा ये दोनों देश उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, और भारत के साथ यह है कि मिडल पाथ भारत के साथ मजबूरी है, भारत अमेरिका पे भी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकता और आप अमेरिका के साथ हुँ, भी अलायंस नहीं कर सकते। क्यों? अभी अब मैं बता दूँ, अगर अलायंस पार्टनर होते, तो अमेरिका और इज़राइल अभी क्या बोलने वाला था कि आप अपने अपने जो बेसेस हैं, लॉजिस्टिक बेसेस हैं, आप हमको यूज़ करने दीजिए ईरान के विरोध में। अब अगर आप उनको यूज़ करने देते हैं, तो फिर हमेशा के लिए आपका ईरान के साथ हमारा संबंध खराब हो जाएगा और ईरान नहीं, जो दूसरे भी देश हैं, इराक और उससे जो देश हैं, वहाँ पे हमारे संबंध खराब हो जाएँगे। तो आपके साथ एक मजबूरी है और अमेरिका के साथ पूरे जाने का मतलब है कि रूस के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से खराब हो जाएँगे और रूस और साथ संबंध खराब होने का मतलब है कि जो पाकिस्तान, रूस और चीन के बीच में जो एक कोऑपरेशन होगा, वो हमारे जो स्ट्रैटेजी है, जियोपॉलिटिक्स है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो हुँ, मुझे लगता है कि हमें पावर्स हैं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है और उस बैलेंस्ड एक पर्सपेक्टिव रखने की ज़रूरत है और लेकिन यह ज़रूर है कि मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा-सा एक्टिवली पर्स्यू करना चाहिए कि इस युद्ध को क्यों बढ़ने से रोका जाए और इसका क्यों हुँ, नेगोशिएटेड तरीके से अगर ईरान पे दबाव भी डालना तो एक नेगोशिएटेड तरीके से उसको निकालना चाहिए। लेकिन अभी भारत हुँ। मुझे लगता है कि साइलेंट ही रहेगा और भारत इसमें कंडेम भी नहीं करेगा इज़राइल के एक्शन को और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ईरान से भी पूरी तरह से अपने संबंध को विच्छेद करने की कोशिश नहीं करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो वर्कर वाली बात की मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आई। एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, शेखावटी रीजन से राजस्थान के। तो मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर इस तरह के जॉब में थे गल्फ़ कंट्रीज़ में शुरू से ही। तो मेरे दादा भी वहीं रहते थे मतलब कई साल और फिर मेरे परिवार में बहुत लोग मतलब वो हैं वहाँ रहते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ था 1989 में। और जो मेरे मामा थे वो मम्मी के साइड के वो उस वॉर चल रहा था इराक में 1991 में शायद। तो पहली बार आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा तो मेरा नाम रख दिया सद्दाम। तो तब से ओह! मेरा ओह! नाम सद्दाम है बचपन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वो वॉर के चक्कर में। तो देखिए, अगर इराक वॉर से तो सद्दाम नाम है और अगर वो अमेरिकन एम्बेसी को पता चला जाए तो आपको वीज़ा नहीं देगा। नहीं अभी मिल चुका है 10 साल का उनको बताया नहीं मैंने। वो अभी तो कैंसल भी कर सकते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसी पे बोल रहा था कि लोगों को लगता है कि दूर की वॉर है उसका फ़र्क नहीं पड़ता बट डायरेक्ट यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज और डायरेक्ट वहाँ पे और इतने ज़्यादा वर्कर हैं इनफैक्ट इंडिया के तो राजस्थान से तो देखिए, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और राजस्थान, यूपी, बिहार, केरला से बंगाल, इतने ज़्यादा लोग केरला जाते हैं। भरे हुँ, हुए हैं मतलब तमिलनाडु से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत संख्या काफ़ी उतना जितना बड़ा पॉपुलेशन हमारा पश्चिमी एशिया में है, उतना बड़ा पॉपुलेशन किसी भी दूसरे देश में नहीं है। अमेरिका में बिल्कुल। भी नहीं, अमेरिका में बहुत छोटा-सा 40-45 लाख के आस-पास होंगे टोटल पॉपुलेशन में, इसमें स्टूडेंट बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ तो सारे काम करने जाते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं अनुराग? कि ये हमारे जो लोग अमेरिका जाते हैं ना, वहाँ पे सेटल होने जाते हैं।
और वहाँ पे हुँ, से के अपने परिवार को वहाँ पे चलाते हैं और हम वहाँ पे करोड़ों प रुपए देके उनको वहाँ पे एजुकेशन देते हैं, तब जाके वहाँ पे सेटल होते हैं। ये सारे लोग जो हमारे गल्फ या पश्चिमी एशिया में जो जाते हैं, ये बेचारे सीधा काम करने जाते हैं, वहाँ पे रहने नहीं जाते हैं। और वो सारा का सारा पैसा बड़ी मजबूरी से वहाँ पे रहते हैं, बहुत मुश्किल से रहते हैं और 90% बहुत पैसा मुश्किल वो है। अपने देश में भेजते हैं। तो ये वो वाला पॉपुलेशन है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। तो हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। वो आते हैं, वो एक वीडियोज़ आते एक ही रूम के अंदर बहुत सारे लोग, फिर बहुत इनके सारे लोग रहते पासपोर्ट ले हैं। लेते हैं, वो छुट्टी नहीं जी, देते, आपकी कह कोई देते हैं। ज़रूरत हो तो भी आपको पासपोर्ट नहीं देंगे वो, तो उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो भी जाते जी, हैं यहाँ से माइग्रेट करके। जी, जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने एक ये जियोग्राफिकली हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की भी थोड़ा इसके अंदर बात करना बड़ा ज़रूरी रहेगा कि पाकिस्तान की भी जिस तरह की लोकेशन है, तो डिस्पाइट बीइंग अ हब ऑफ मेनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट का बड़ा सॉफ्ट रवैया रहता है पाकिस्तान की तरफ, और क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट देश बन जाता है उनके लिए। तो और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि पाकिस्तान को उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर, जैसे ट्रंप के बार-बार स्टेटमेंट आते हैं, वो बराबर लाने की उनको कोशिश कर रहा है, और रिसेंटली अभी वो भी न्यूज़ आई थी कि आसिम मुनीर को शायद लंच के लिए ट्रंप ने बुलाया। तो ये पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? और स्पेशली ट्रंप के रिपीटेड स्टेटमेंट, जो कि वो बोल रहा है कि मैंने ही कराया, मुझे क्रेडिट दो, मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। और ये जो आसिम मुनीर के साथ उनकी जो करीबी बढ़ती जा रही है, हाउ डू यू लुक एट दैट स्पेशली फ्रॉम दिस इंडिया पाकिस्तान पर्सपेक्टिव? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अभी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारत-पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और उसमें जो ट्रंप ने बोला कि जिस ढंग से कि हमने ही युद्ध विराम दोनों देशों के बीच में कराया, हालाँकि मेरे हिसाब से वो काफ़ी एक्ज़ैजरेटेड स्टेटमेंट था। सच्चाई यह है कि दोनों देश अभी युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते थे। भारत भी युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहता था और पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं था कि वह अभी युद्ध भारत के साथ उस ढंग से बढ़ा पाए। तो मुख्य कारण उसका यह था कि ये दोनों देश युद्ध को रोकना चाहते थे और भारत का भी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था। भारत को ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वहाँ पे जाके कोई मैसिव वॉर करके वहाँ पे कुछ कैप्चर किया जाए। तो इस कारण से युद्ध हुआ था। लेकिन देखिए पाकिस्तानी रेजिम कितना चालाक रेजिम है मैं बताऊँ कि असीम मुनीर ने अभी बोला कि क्रेडिट ट्रंप को क्रेडिट पूरी तरह से दिया। भारत ने तो मना कर दिया कि नहीं, ट्रंप का कोई रोल नहीं है, हम चाहते थे इसलिए युद्ध विराम हुआ। अब उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान ने, इसी गेम को खेलते हुए उसने बोला है कि ट्रंप ने ही युद्ध को रुकवाया है और ट्रंप के उन्होंने कारण कहा ही हम नोबेल प्राइज़ दो इनको। आसिम यही मुनीर वही ने मैं कहा बोलना इनको चाह रहा नोबेल था। जी, प्राइज़। बिल्कुल। उन्हें बोला कि नोबेल पीस प्राइज़ ट्रंप को मिलना चाहिए क्योंकि 2 न्यूक्लियर देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसको, तो ये देखिए कैसे अपीसमेंट चल रहा है कि कोई ट्रंप को विमान दे रहा है, कोई उसको नोबेल पीस हाँ, प्राइज़ हाँ। दे रहा है। और नोबेल पीस प्राइज़ के साथ-साथ ही वहाँ पे आपने देखा कि और एक और चीज़ करवाया जो कि क्रिप्टो करेंसी, जिसमें जो डब्ल्यूएफएफ करके है क्रिप्टो करेंसी, और ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं, उनके जो दामाद हैं, उनका 60% उसमें स्टेक है। तो क्रिप्टो करेंसी को भी प्रमोट करने के लिए एक साइन एग्रीमेंट हुआ है और कुशनर जो हैं दामाद, वो पाकिस्तान भी आए थे। तो कहने का मतलब हुँ। यह है कि हाँ, कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानी जो आर्मी है उनके ज़्यादातर बच्चे चीन में नहीं पढ़ने जाते हैं। वो ज़्यादातर बच्चे ब्रिटेन और अमेरिका में रहते हैं, मैं बता दूँ कि उनको लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है, तो अपने बच्चों को या वहाँ का जो एलीट क्लास है भारत में भी भेजते हैं, लेकिन भारत में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। पाकिस्तान के सारे लोग वहाँ पे अमेरिका, और इसी कारण से आपने देखा कि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जिसमें कि जो असीम मुनीर है वहाँ के आर्मी चीफ पाकिस्तान के, जिसको कि भारत ज़िम्मेदार मानता है अभी जो हुआ था टेररिस्ट अटैक उसके लिए, और एक हेटेड पर्सन के रूप में भारत में देखा जाता है और उसको वहाँ पे बुलाते हैं लंच के लिए। आप होस्ट करते हैं उनको खाने के लिए, और ये और ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वो आर्मी चीफ है। और आपने राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते तो वो दूसरी बात होती है, शरीफ को बुलाते तो अब दूसरी बात होती। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुला के आप आर्मी चीफ को बुला रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज देने की कोशिश तो ये, और वह भी उस समय जब भारत-पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भारत और यह पता है वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को, भारत किस ढंग से असीम मुनीर को देखता है। तो यह कोस मुझे लगता है कि यह कोशिश यही हो रही है कि पाकिस्तान को कैसे अभी वहाँ का जो लॉजिस्टिक है, वहाँ के जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान को कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए, पहले तो यह है।
कि पाकिस्तान कोई जो ईरान को सपोर्ट करना ना शुरू कर दे। वहाँ चूँकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ईरान को पहले भी वहाँ के साइंटिस्ट ने आप जानते हैं कि मदद की थी ईरान को। तो उनको लगता है कि किसी ढंग से उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए और पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है चूँकि आप वहाँ पे एयरप्लेन की अगर नौबत आती है फाइटर प्लेन भेजने की नौबत आती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश और पाकिस्तान को एक तरह से अपने फ़ेवर में लाने की कोशिश है और ईरान के कारण, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान नेबरिंग कंट्री हैं। तो एक तरफ से तो उधर घेरा हुआ है, आप जानते ही हैं, तो दूसरी तरफ से भी ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है और इस कारण से पाकिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है, वो भारत नहीं कर सकता। आप अपने लॉजिस्टिक बेसिस को अगर यहाँ पे करेंगे, तो जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पे हंगामा करना शुरू कर देंगे। इराक वॉर में भी बात हुई थी प जब सरकार की तो बात हुई थी कि भारत को क्या लॉजिस्टिक बेसिस देना चाहिए, तो काफ़ी अपोज़िशन ने विरोध किया था। और हम चूँकि मिलिट्री मिलिट्री अलायंस पार्टनर नहीं है किसी भी देश का। भारत किसी भी के साथ सैन्य समझौता मिलिट्री जो अलायंस बोला जाता है, जो टर्म है जिसमें कि जैसे नेटो का अलायंस, उस ढंग का कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं है। तो आप उस ढंग की बेसिस भी नहीं दे सकते जो कि अब पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान को अमेरिका तालिबान के विरोध में भी यूज़ करना चाहता है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो कि अमेरिका को लगता है कि बहुत ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट लीडर हैं, मिलिट्री चीफ हैं लेकिन सारी चीज़ वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो उनको अपने एक तरह से गुड बुक्स में रखना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है, जियोपॉलिटिकल जो उनका यूज़ है उसको बनाए रखें और अमेरिका उसी कारण से पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान जानता है पाकिस्तान अभी तो भारत का जो युद्ध हो रहा था तो उन्होंने बोला उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तो क्लियरली बोला था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज़ किया है और हुँ, वी अफ़गानिस्तान डू में। डर्टी वर्क फॉर अमेरिका, या वी डिड द डर्टी वर्क फॉर अमेरिका बोला था ना, हुँ, तो फिर हुँ, से अभी हुँ। पाकिस्तान डर्टी वर्क करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए मुझे आपने देखा कि आसिम हाँ, तो आसिम मुनीर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अमेरिका भी उसको उसी ल क्योंकि पाकिस्तान का संबंध इज़राइल के साथ अच्छे नहीं है, वो धमकी देते रहता है इज़राइल को कि हम न्यूक्लियर हुँ, बॉम्ब यूज़ करेंगे ऐसे, हालाँकि कुछ करेगा नहीं, यह बता दूँ। हुँ। तो वह अमेरिका उस पे पाकिस्तान पे दबाव बना सकता है क्योंकि उसका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है और रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए लॉबी करते हैं अभी भी अमेरिका में। बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये पूरे एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग जो खुल के चीज़ सामने आई है वेस्टर्न हिपोक्रेसी तो बड़ी खुल के एक तरह से सामने आई है कि ये इतने ज़्यादा लेक्चर्स देते हैं ह्यूमन राइट के और इन सब चीज़ों के एथिक्स की मोरालिटी के और हम भी लुक आफ्टर करते हैं कि भाई ये अमेरिका में नहीं हो सकता जैसे इंडिया में कुछ हो जाता है हम बोलते हैं अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता अमेरिका में ये लॉ है इस तरह की चीज़ें हैं बट अमेरिका ने पूरे मतलब विश्व को ऐसी-तैसी कर रखी है हर जगह पे। तो ये बड़ा ये रिसेंटली काफ़ी ओपनली सामने आया है। लेकिन दूसरा ये पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था चूँकि यूएस का ये सॉफ्ट पावर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप हमें अपने एस्पिरेशन में हमेशा यूएस को देखोगे। अगर पॉप कल्चर के हिसाब से देखो उसमें भी देखोगे या अगर आप थोड़े पायदान में ऊपर पहुँच जाते हो समाज के अमीर बन जाते हो, तो आप ये देखोगे कि मेरे बच्चे यूएस में पढ़ें, आइवी लीग में पढ़ें, यहाँ पे पढ़ें। तो आपके जो ड्रीम्स और एस्पिरेशन हमेशा से ही यूएस ज़रूर आएगा, रशिया नहीं आएगा शायद कि रशिया में मेरा बच्चा पढ़े या नहीं, वो नहीं आएगा बट यूएस आपके ड्रीम का पार्ट तो हमेशा से ही बन के रहेगा जो आई थिंक इसकी वन ऑफ द वेरी बिग पावर भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि देखिए वो एक मजबूत कड़ी भी है हमारे लिए। एक अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है उसकी मजबूत कड़ी है, जो हमारा डायस्पोरिक पॉपुलेशन है। उसमें आप देखेंगे कि अब ज़्यादातर मिनिस्टर जो हैं उनके बच्चे हुँ, अब सब देखेंगे यूएस में। कि हुँ, अमेरिका में सेटल्ड हैं। हालाँकि मैं यह भी बता दूँ कि अभी जो वहाँ पे एक जो हाइपर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो इमर्ज कर रहा है मागा मागा। वाला हुँ, और मागा से वो अभी तो इस्लामिक जो एलिमेंट है उसको टारगेट कर रहे हैं या फिर स्पेनिश पॉपुलेशन है उसको कैलिफोर्निया इत्यादि में टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वह वहाँ पे रुकने वाला नहीं है। वो उनको उनको लगता है कि हमारे जॉब ये सारे लोग खा रहे हैं, तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी धीरे-धीरे वहाँ पे आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये भारतीय लोग भी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई उस ढंग की बात नहीं हो रही है, इमीडिएटली थ्रेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एलीट भारत का जो एलीट है वो अपने सारे बच्चों को करोड़ों रुपए देके वहाँ पे अमेरिका में जो यहाँ पे कमाते हैं, वो करोड़ों रुपए देके वहाँ पे पहले तो पढ़ने भेजते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैंने भी वहाँ पे पढ़ाई की है, ये बता दूँ आपको। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी अच्छा, मैं अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी लेक्सिंगटन में था पीएचडी के लिए और उसके बाद जब जॉब लग गया तो मैं आधे में आ गया भारत वापस आ गया, जेएनयू जॉइन कर लिया था और अच्छा। थोड़े दिन के लिए मैं
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर वो हम एन आर्बर में जोक भी था। कर ही रहे थे कि हम या तो जेएनयू के लोग मुनीर का जाते हैं या अमेरिका जाते हैं। तो शुरुआत में जी, तो मुझे तो आप मैं दोनों मुनीरका से जगह गए। बच गया मैं। मुनीर का नहीं गए, आप अमेरिका चले गए। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ तो मिशिगन में थे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर में मैं वहाँ पे गया था कुछ दिनों अच्छा, के अच्छा, लिए। मैं जी। था वहाँ पे, अभी मेरा एक मुझे बुलाया था वहाँ पे एक सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस में, तो मैं गया था वहाँ पे एन आर्बर में। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, वो जॉयजीत हाँ, मैं पाल वहाँ पे रिसर्च में था, प्रोफ़ेसर मेरा थे। कोर्स था हुँ, उसके लिए गया था। जी, अच्छा, जी, अच्छा। जी। हाँ, एन आर्बर में था, वो छोटा-सा शहर है, केवल एजुकेशन के हैरी लिए जाना पॉटर की जाता है वहाँ। शूटिंग हुई थी इसलिए बड़ा फ़ेमस है वो एक एपिसोड की वजह हाँ, से। हाँ, हाँ। हाँ, तो हमने अपने एलीट बच्चों को वहाँ पे एलीट जो है वो उन बच्चों को वहाँ पे भेज दिया है। और ये मुझे लगता है कि ये एक ब्रेन ड्रेन भी है मेरे हिसाब से। और उसका हम ब्लेम नहीं कर सकते इन बच्चों को, क्योंकि ये एस्पिरेशनल क्लास है और ये बच्चे इनोवेशन में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं और वो सारी सुविधाएँ हम यहाँ पे नहीं, उस ढंग की ट्रेनिंग तो देखिए, अमेरिका की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। और राइटिंग और जो एविडेंस बेस्ड ये सब है और कुछ एक वियर्ड या जो इनोवेट कुछ भी का आइडिया उसको काफ़ी प्रमोट करता है। ट्रेनिंग बहुत, लेकिन सच्चाई तो यह भी है ना कि हम अपने जो टैलेंटेड जो पॉपुलेशन है उसको वहाँ पे भेज रहे हैं। और हुँ। चूँकि जो दबाव बनाता है सरकार पे, एलीट बनाता है, तो एलीट अपने बच्चों को तो वहीं पे भेज चुके हैं और भेजने की कोशिश हाँ, भी ये बड़ा करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो हुँ, हाँ, तो इसलिए वो एक इश्यू हमेशा रहेगा। लेकिन बेचारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तो वेस्ट एशिया या दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। तो हुँ, अमेरिका के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं और मैं बता दूँ कि अच्छे रहेंगे। क्योंकि दोनों देश के, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ा खतरा अभी चीन है। ईरान उसके लिए बहुत सबसे बड़ा खतरा नहीं है। उसके लिए इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली जो अभी तो एक छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है? बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी आना बाकी है। और अभी जो विश्व युद्ध की बात बहुत सारे मीडिया चैनल हुँ, करते हैं, विश्व युद्ध नहीं है। क्योंकि ना तो वैसा कोई लीडर है, ना उस ढंग के अलायंसेस एग्ज़िस्ट करते हैं और ना ही उस ढंग का टेक्नोलॉजी और उस ढंग का स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। अभी तो आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं यूक्रेन में, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है गज़ा में, फिर इज़राइल और ईरान के बीच में, अफ्रीका में जिसकी तो बातचीत हम करते ही नहीं हैं। और तो ये छिट-पुट कॉन्फ्लिक्ट हैं। जो रियल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करेगा विश्व में, वो करेगा चीन और अमेरिका के बीच में और ये भविष्य की बात होगी। और वो उसमें रियल डायनामिक्स होंगे, उसमें फिर रूस शामिल होगा, उसमें नॉर्थ कोरिया शामिल होगा, उसमें अमेरिका की तरफ से दूसरे देश शामिल होंगे। तो और भारत क्या रोल प्ले करेगा अभी कोई नहीं जानता है वहाँ पे, क्योंकि भारत भी क्वाड का पार्टनर है। हालाँकि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन क्वाड जो जिसमें कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और अमेरिका है, तो उसका पार्टनर है। तो भारत क्या रोल प्ले कर, तो हुँ। जो आने वाला है भविष्य में, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। ये तो उसका एक छोटा-छोटा छिटपुट आप एक ये देख रहे हैं कि वो ये घटनाएँ विश्व युद्ध के रूप में नहीं देख रहे हैं। वर्ल्ड एट वॉर है, वर्ल्ड वॉर नहीं है। क्योंकि ना ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड एट वॉर, नॉट वर्ल्ड वॉर। कई बार हम जो प्रेज़ेंट को देखते हैं अनुराग ना, तो वो जो पास्ट है उसकी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं और या उसकी नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी के युद्ध को भी हमने वर्ल्ड वॉर देखा हुआ है, तो हम इस अभी के युद्ध को वर्ल्ड वॉर की नज़र से, हालाँकि वो तुलना गलत है, क्योंकि उस ढंग का ना तो आइडियोलॉजिकल वॉर है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ही उस ढंग का अलायंस है। तो ये जी। इवन द हिस्ट्री वो सेम तरीके से शायद वापस आती भी नहीं है, वो कुछ उसके फॉर्म डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो हिस्ट्री सेम नेवर चीज़ों रिपीट्स से जो इटसेल्फ। हम देखते हैं, हाँ, हिस्ट्री इवन उस वो ढंग से पोएटिक डायलॉग भी है ना, यू डोंट स्विम इन सेम रिवर ट्वाइस। तो वैसे ही दिक्कत वो अब नया है तो सेम नहीं होगा। देखिए, दिक्कत यह है कि हम इतिहास में एक जो सबसे बड़ी सब्जेक्टिविटी या प्रेजुडिसेस या बायस होता है कि हम जो इतिहास है उसको अभी की नज़र से देखते हैं और अभी को हम इतिहास की नज़र से देखते हैं और इन दोनों को डिस्टिंक्ट कई बार नहीं करते हैं और इसी कारण से देखेंगे कि ये मिस्टेक हम करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि पास्ट में ये घटना हुई है, तो पास्ट की घटना तो अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अकबर उस ढंग से रूल करेगा जैसे अभी डेमोक्रेसी कर रहा है, लेकिन हम वहाँ पे डेमोक्रेसी को देखना चाहते हैं, वहाँ पे सेक्युलरिज़्म को देखना चाहते हैं। वहाँ पे हम जो प्रजातांत्रिक देश है उसके रूल्स को देखना चाहते हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स को देखना वो सब नहीं एग्ज़िस्ट कर सकता ना। उसी ढंग से जो प्रेज़ेंट है, जैसे कि अभी अभी के युद्ध को आप वर्ल्ड वॉर की दृष्टि से देख रहे हैं और हर एक युद्ध आपको वर्ल्ड वॉर के रूप में हमारी मीडिया प्रोजेक्ट करती है। तो वो अभी वर्ल्ड वॉर नहीं है। उसमें अलायंस पार्टनर नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, उस ढंग के जो उसकी जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस ढंग हुआ था वर्ल्ड वॉर में।
वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यह है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, उसमें युद्ध की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ गई हैं। और युद्ध की संभावनाएँ इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि रीजनल पावर्स जो है ना, ईरान और इस ढंग के जो रीजनल पावर हैं, हर एक क्षेत्र में रीजनल पावर्स हैं। तो वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं। इज़राइल भी जैसे काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। रूस, यूक्रेन इत्यादि भी, और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये जो एक्जिस्टिंग पावर है। चाहे अमेरिका की बात करूँ या चीन की बात करूँ। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका किस लिए आपने तैयार किया था? इसीलिए ना, इस ढंग के युद्ध को रोका जा सके, छोटे-छोटे युद्ध को। तो आप तो अक्षम हो चुके हैं। आप तो इस कारण से कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसी कारण से आप देखें कि युद्ध बढ़े हैं, और अभी भविष्य में बढ़ने की काफ़ी संभावना है। इसको घटने की संभावना नहीं है। तो आप इस ढंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे भविष्य में, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा बट उनके स्वरूप चेंज होंगे, जैसे कि आप जैसे ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में रशिया, चाइना और यूएस के बीच में फेस ऑफ होगा, लेकिन शायद वॉर के रूप में ना हो कि ट्रेड्स के थ्रू या फिर डिफरेंट तरीके से होगा, या फिर आप कह रहे हैं कि एक वॉर की भी संभावना हो सकती है, ना, ना, जो ट्रेड एक वॉर तो ट्रेडिशनल सेंस में वॉर होता है? जी, जी, हुँ, बिल्कुल, ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है। ट्रेड और टैरिफ वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है दोनों देशों के बीच में। आपने देखा कि अभी दोनों ने अभी टैरिफ के रेट को कम कर दिया। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि चूँकि ताइवान को, यह मान के चलें कि ताइवान को चाइना लेगा और शामिल शामिल करेगा वो अपने अपने अच्छा, जो क्षेत्र में, बिल्कुल करेगा। और उसमें अमेरिका क्या रोल प्ले करता है, इस पे काफ़ी निर्भर करता है कि किस ढंग से। और अभी चीन बहुत चीज़ों से बच रहा है। मैं बताऊँ कि चीन सीधा अभी चीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अगले 10 वर्षों में ऐसा नहीं होगा। अगले 10 वर्षों में देखेंगे कि चीन भी इस ढंग का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा अपने रीजनल डोमिनेंस के लिए। तो वैसे में ये जो युद्ध की संभावना है, काफ़ी बढ़ने की संभावना है। क्योंकि वर्ल्ड जब बाइपोलर था, जब यूनिपोलर होगा कि एक जैसे इंग्लैंड सबसे बड़ी शक्ति थी, उसका सूर्यास्त नहीं होता था पूरे विश्व में, तब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट कम होते थे। या फिर जो बाइपोलर बैलेंस कोल्ड वॉर में था कि दोनों एक बैलेंस है, भैया युद्ध करोगे तो हम भी शामिल होंगे, तो युद्ध को कम करो, रोको, तो फिर युद्ध एक बैलेंस होता है। लेकिन अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड उस ढंग से इमर्ज कर रहा है, ट्रांजिशन का स्टेज है। और ये एक थ्योरी है, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी बोलते हैं। जिसमें कि हेजेमोनिक स्टेबिलिटी, जब हेजेमोन है तब स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन जैसे ही हेजेमोन डिक्लाइन करने लगता है, तो दूसरे पावर इमर्ज करते हैं, तो पावर ट्रांजिशन जब होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएँ बढ़ती हैं। तो वही आपको देखने का मिल मिल रहा है कि हेजेमोन डिक्लाइन कर रहा है, और जो अल्टरनेटिव पावर जैसे चीन, भारत इत्यादि उतने शक्तिशाली नहीं है कि अपने इन्फ्लुएंस से ये युद्ध को रोक सकें। तो इस कारण से अभी युद्ध मुझे लगता है कि बढ़ेंगे, युद्ध चलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना, एक जो कि कर्स है एक तरह का, मे यू लिव इन द इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो वी आर इन दीस अनफॉर्चुनेटली इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। So thank you so much, Professor Rajan Kumar, for coming to this podcast, sharing your wonderful insight, and giving us your time. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. जी, अनुराग, शुक्रिया बुलाने के लिए, और आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।